हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम हॉर्नबिल के सेकंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर रिटन बाय गर्डन कुक एंड एलन ईस्ट की स्टोरी को डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स व इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। एडवेंचर और थ्रिल से भरपूर राउंड द वर्ल्ड वॉयज ट्रिप समुद्री यात्रा पर बेस्ड एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें नरेटर अपनी इस ट्रिप के दौरान आने वाले चैलेंजेस को अपनी फैमिली के साथ मिलकर फेस करते हैं। स्टोरी के टाइटल को प्रूव करते हैं, यदि हम यूनिटी में रहें तब बड़े से बड़े खतरों से आसानी से जीत सकते हैं। मेन कैरेक्टर्स: नरेटर 37 years old businessman, Mary wife of the narrator, Jonathan 6-year-old son of the narrator and Mary. They call him Joe with love. Suzanne 7 years old daughter of the narrator and Mary. They call her Sue with love. Larry Wiesel and Swiss Herb Sigler, hired crewman, and Wave Walker, a 23-meter 30-ton wooden made boat. लहरों से भी तेज दौड़ती है यह नाव। यह स्टोरी 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन की है जिनका सपना था कि वह राउंड द वर्ल्ड वॉयज ट्रिप समुद्री रास्ते से पूरी दुनिया को घूमें को रिपीट करें, जिसे 200 वर्ष पहले कैप्टन जेम्स कुक कंप्लीट कर चुके थे। इस चैलेंजिंग टास्क को पूरा करने के लिए नैरेटर और उसके फैमिली मेम्बर्स अपने फ्री टाइम में वॉयज स्किल्स को डेवलप कर रहे थे। साथ ही उन्होंने एक 23 मीटर लॉन्ग एंड 30 टन वुड मटेरियल से बनी एक बोट वेव वॉकर तैयार की थी, जो समुद्री लहरों पर रफेस्ट वेदर में भी तैर सकती थी। उन्होंने यात्रा पर जाने से पहले कई बार रफेस्ट वेदर में उस बोट को ब्रिटिश रिवर्स में टेस्ट भी किया था। नरेटर लास्ट 16 ईयर्स से अपने फ्री टाइम में अपनी इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए तैयारी कर रहे थे। नरेटर ने 3 इयर्स का एक प्लान तैयार किया जिसमें उनको इस समुद्री यात्रा को कंप्लीट करना था। उन्होंने अपनी वॉयज प्लाईमाउथ इंग्लैंड से शुरू की। वॉयज को पहले स्पेल में 1,05,000 किलोमीटर वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन बहुत ही प्लीजेंटली कवर किया। साउदर्न इंडियन ओशन में रफेस्ट सी को कवर करने के लिए उन्होंने 2 अमेरिकन क्रूमैन लैरी विगिल और स्विस हर्ब सिंगलर को भी अपनी हेल्प के लिए हायर किया। केप टाउन से निकलने के 2 दिन बाद ही समुद्री लहरें ऊंची उठनी शुरू हो गईं, जो नरेटर के लिए अलार्मिंग था क्योंकि लहरें 15 मीटर से भी ऊंची उठ रही थी। बैड वेदर के बावजूद भी उन्होंने 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट किया। 1 जनवरी न्यू ईयर पर भी वेदर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, बल्कि बैड से वर्स्ट हो गया। 2 जनवरी को वेव्स बहुत ऊंची थीं। उन लहरों की वजह से शिप भी ऊंचा उठ रहा था, डगमगा रहा था। वे सब कभी न खत्म होने वाली उन ऊंची ऊंची लहरों को देख पा रहे थे और उनका शोर जिससे उनके कान फटने को तैयार थे। बोट की स्पीड को कम करने के लिए उन्होंने स्टॉर्म जिप को ड्रॉप कर दिया। हर चीज़ को उन्होंने डबल लेस्ट कर दिया और अपने साथ रेफ्ट ड्रिल, लाइफ जैकेट्स आदि सब कुछ अरेंज कर लिया और उस बुरे डिजास्टर का वेट करना शुरू कर दिया जो उन्हें अपने सामने दिखाई दे रहा था। 2 जनवरी की इवनिंग में 6 बजे वेदर कंडीशंस बैड से वर्स हो जाती हैं, एक डिजास्टर का रूप ले लेती हैं। आकाश गहरा काला हो गया। एक बहुत बड़ी लहर जहाज के ऊपर
आ गई। जैसे ही लहर जहाज से टकराई, उसकी गर्जना गड़गड़ाहट में बदल गई। शिप का डेक पूरी तरह हिल गया। समुद्र के पानी ने जहाज को डुबाने की पूरी कोशिश कर दी। नरेटर का सिर व्हील से टकरा जाता है। नरेटर की कॉन्शियसनेस खोने लगती है और लगभग अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर ही लिया था। नरेटर का सिर पानी से बाहर आया। उसने वेव वॉकर को डगमगाते देखा। तब भी एक जोर की वेव ने नरेटर को ऊपर उछाल दिया। उसके रिब्स टूट गईं, दांत टूट गए और मुंह ब्लड से भर गया। सब जगह पानी ही पानी हो गया, लेकिन उसने व्हील को नहीं छोड़ा। अचानक ही फ्रंट हैच खुल गया और मैरी दिखाई दी। वह चिल्लाई कि वे डूब रहे थे। लैरी और हर्ब पागलों की तरह पंपिंग कर रहे थे। टूटी हुई चीजें इधर उधर बिखर गईं। नैरेटर बच्चों के कैबिन की तरफ तैरकर गया और उनसे कंफर्म किया क्या वे ठीक हैं। उन्होंने रिप्लाई किया वे ठीक हैं, जबकि सू की आंख के ऊपर स्वेलिंग थी। नैरेटर ने अपने साथ हैमर, स्क्रू और कैनवास लिया। उन्होंने कैनवास को खुले हुए छेदों पर ढक दिया जिनसे पानी अंदर आ रहा था। कूड़े करकट की वजह से हैंड पंप ने काम करना बंद कर दिया था। इलेक्ट्रिक पंप ने भी काम करना बंद कर दिया था और नरेटर ने एक और अन्य पंप की हेल्प से काम किया। मे डे कॉल्स से उन्हें किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं मिल पा रही थी। मे डे कॉल्स, जब कोई शिप होता है वो अगर किसी प्रकार की हेल्प चाहता है तो ये मे डे कॉल्स उसको वो हेल्प प्रोवाइड कराती हैं। 3 जनवरी को वाटर लेवल अंडर कंट्रोल हुआ। बोट की मेन रिब फ्रेम्स टूटने ही वाली थी। ह्यूज वेव्स के हिट करने के बाद उन्होंने 15 घंटों तक सरवाइव किया। नरेटर ने चार्ट्स को चेक करने पर पाया कि ईस्ट में कुछ 100 किलोमीटर पर ही 2 छोटे आइलैंड थे। बोट टूटी हुई कंडीशन में उन्हें ऑस्ट्रेलिया नहीं ले जा सकती थी। एक आइलैंड एम्स्टर्डम था। 36 घंटे लगातार पंपिंग करने के बाद 4 जनवरी को वे पानी बाहर निकाल चुके थे। अब वे एम्स्टर्डम आइलैंड की ओर चल रहे थे। 2 दिन के बाद उन्होंने बिस्किट और कॉर्न के रूप में पहला मील खाया था, लेकिन शाम 4 बजे फिर से वेदर कंडीशन अनप्लीजेंट हो जाती हैं और 5 जनवरी की सुबह तक उनकी कंडीशन निराशाजनक रही। नरेटर बच्चों के पास गया। जोनाथन ने कहा वे मरने वाले थे। फिर वह आगे बोला उन्हें मरने का डर नहीं यदि वे सब साथ हैं। उसकी इस बात से नरेटर को आशा की उम्मीद बंधी। नरेटर ने शिप के अनडैमेज्ड पार्ट को नायलॉन की रस्सी और प्लास्टिक बैरल से प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की। 6 जनवरी की सुबह वेव वॉकर उस तूफान से बाहर निकला। टन टन। नरेटर ने सेक्सटेंथ पर पढ़ने की कोशिश की, तब पाया कि 65 किलोमीटर की डिस्टेंस पर एक आइलैंड। जब वह गहरी सोच में था तब सू, उसकी बेटी, उसके पास अपने द्वारा बनाए कार्ड लेकर आती है जिसमें नरेटर को देखकर हंसी आती है। उसमें मैसेज लिखा था हाउ मच आई लव यू बोथ। नरेटर ने अपने कैलकुलेशन को बार बार चेक किया। उनकी मेन कंपास उस तूफान में खो चुकी थी। एक कंपास स्पेयर में थी, उसको यूज़ कर रहा था। लगभग 2 बजे के करीब वह डेक पर गया और लैरी से व्हील को 180 डिग्री घुमाने के लिए किया। लैरी, जो कि उस कंडीशन में भी, स्ट्रेसफुल कंडीशन में, व्हील को उसने नहीं छोड़ा था। उस शाम को 5 बजे तक आइलैंड पर पहुंचने की उम्मीद थी। तब वह भारी मन से नीचे चला गया और 6 बजे तक के लिए उसकी आंखें लग गईं। नैरेटर इस तूफान से पूरी तरह से टूट चुका था। जब उसकी आंखें खुली तब उसने जोनाथन को अपने सामने पाया। जो ने उसे हक करने के लिए कहा। उसने रीजन पूछा, तब उसने कहा ही वॉज द बेस्ट डैडी एंड द बेस्ट कैप्टन इन द होल वर्ल्ड। सू ने कहा उसे आइलैंड मिल चुका था, यह उनके सामने था। नैरेटर तो लगभग हिम्मत हार ही चुका था, लेकिन बच्चों के इन वर्ड्स ने नैरेटर की हिम्मत बंधा दी। नैरेटर डेक की तरफ झपट कर गया और उसने एम्स्टर्डम लिखा पाया। यह एक वोल्केनिक रॉक पर बना लिटिल वेजिटेशन के साथ आइलैंड था। यह दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड था। उस आइलैंड पर सिर्फ 28 इनहेबिटेंट्स, जिन्होंने उनका स्वागत किया। जैसे ही किनारे पर पैर रखे वे खुशी से झूम उठे। एक लंबे स्ट्रगल के बाद जब नरेटर ने अपने पैरों के नीचे फिर से ज़मीन पाई, उसने अपने क्रूमैन हैरी और हर्बिक के बारे में सोचा कि इतनी स्ट्रेसफुल कंडीशन में दोनों ने ऑप्टिमिस्टिक बनकर प्रूव कर दिया
कि हिम्मत अगर है तो किसी भी परेशानी से लड़ा जा सकता है। नरेटर ने अपनी वाइफ मैरी के बारे में सोचा कि उसने कितना संघर्ष किया और उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने जोनाथन और सुजैन के बारे में सोचा कि सू के सिर में चोट लगने के बावजूद भी वह संघर्ष करती रही और अपने पिता की उम्मीद बंधाए रखी। नरेटर को सू की इंजरी को ठीक कराने के लिए 6 ऑपरेशन कराने पड़े। इस तरह यूनिटी से वो सब सरवाइव कर पाए। यह स्टोरी यही मैसेज कन्वे करती है कि यदि हम यूनिटी में रहें तब इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल में चेंज किया जा सकता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और स्ट्रेसफुल कंडीशन में अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखने और अपने आप को ऑप्टिमिस्ट बनाए रखें। जीत आपकी होगी। नाउ द टाइम ऑफ सम इम्पोर्टेंट keywords. Note down these. Wise, sea journey. Honing, to learn. Gales, sea storms. Gigantic, very big. Impending, about to come. होने वाला, आने वाला. Capsizing, turning of the ship upside down. शिप का पलट जाना. Hatch, watertight डोर इन ए शिप. इट मीन्स एक जहाज का जल अवरोधी दरवाजा. एंकर, अ डिवाइस टू स्टॉप द शिप, जहां शिप को खड़ा किया जाता है. डेटोरिएट, वर्सन और ख़राब होना. कैरिकेचर, कार्टून. बैरल्स, कंटेनर जिसे ड्रम हम कहते हैं. नाउ समरी इन इंग्लिश. कुछ की पॉइंट्स की हेल्प से आप समरी सेल्फ राइट कर सकते हैं और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. समरी को इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें कि किस टॉपिक से रिलेटेड है. सेकंड हेडिंग, ड्रीम केम ट्रू, कि नरेटर हैं उनका क्या ड्रीम था, उसके लिए उन्होंने क्या एफर्ट्स किए. थर्ड हेडिंग, डिस्क्राइब अबाउट फैमिली एंड ड्रीम. अब नेक्स्ट इस हेडिंग में फैमिली और जो उस पूरी फैमिली का ड्रीम था उसको यहाँ डिस्क्राइब कर दें. उसके बाद आता है हमारा हेडिंग फर्स्ट स्पान कवर्ड, कि जो स्टोरी है वो 3 स्पान में होती है. जो फर्स्ट स्पान है उसमें हैप्पी एंड रिलैक्स जर्नी, कैसे वो हैप्पीली शुरू हुई थी, क्रिसमस न्यू ईयर का उन्होंने किस तरह से सेलिब्रेशन किया था. इस तरह से फर्स्ट स्पान यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है. सेकेंड स्पान में चैलेंजेस ड्यूरिंग द जर्नी, जो जर्नी के ड्यूरिंग उनके चैलेंजेस उन्होंने फेस किए थे, ये मेन हेडिंग होगा. उसमें सब हेडिंग आप बना सकते हैं. वेदर बिकेम वर्स्ट, कि वेदर कैसे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया. सेलर्स स्ट्रगल, जो उसमें सेलर्स से उन्होंने कितना स्ट्रगल किया. फियर ऑफ सिंकिंग, डूबने का डर. और सर्च ऑफ एन आइलैंड, और एक आइलैंड की जो उन्होंने एक होप आई थी, उन्होंने उसको सर्च कर लिया था. थर्ड स्पान का जो मेन हेडिंग है विक्ट्री ऑफ ऑप्टिमिज्म, कैसे ऑप्टिमिज्म की जीत होती है, आशावाद की जीत होती है. सर्च फॉर एन आइलैंड, उन्हें एक आइलैंड जो सर्च, एक उम्मीद जो जागी थी, वो लास्ट हमें स्पान में देखा, वहीं से इसको स्टार्ट कर सकते हैं. होपिंग फॉर रिलीफ, उन्हें उससे रिलीफ मिला. वेव वॉकर राइडिंग आउट द स्टॉर्म, जो तूफान में हमारा वेव वॉकर फंस गया था वो बाहर निकल आया था. ए रे ऑफ होप, उससे जो है उम्मीद की किरण जाग गई थी. नरेटर चीयर्ड अप बाय चिल्ड्रन, और जो बच्चे हैं उन्होंने नरेटर को बहुत ज़्यादा उसके साथ उन्होंने उसको मोटिवेट किया था, चीयर्ड किया था नरेटर को बच्चों ने. इस पान में आगे अचीव द गोल आयल एम्स्टर्डम, उन्हें कैसे वो आइलैंड मिला. नरेटर थिंकिंग अबाउट क्रू मैन, नरेटर की जो क्रू मैन थे, पूरी फैमिली थी, उनके बारे में उनकी क्या थिंकिंग होती है. और जो लास्ट हेडिंग है उसमें आप कर सकते हैं कंक्लूजन, कि इस स्टोरी से क्या मैसेज कन्वे होता है. नाउ द टाइम ऑफ important short questions.